Welcome back to SK1 Kids, and we are back again with our new question. And this question is by Arun Sahu, and the question is कि a mass of capital mkg is suspended by a weightless string. The horizontal force required to displace it until the string making an angle of 45 degree with the initial vertical direction is. ये हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सपोज कि यहाँ पे हम लोग कोई भी वॉल ले लेते हैं, ओके, एंड टू द वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैंग अ वेटलेस स्ट्रिंग, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका वेट नियरली जीरो होगा, एग्जैक्टली नहीं, देयर इज नो सच थिंग इन द यूनिवर्स जिसका वेट जीरो हो सकता है, ओके हाँ, मतलब इस फेस में तो वेट जीरो होता है, ओके, व्हेन देयर इज नो ग्रेविटी, लेकिन अर्थ पे सिर्फ हर ऑब्जेक्ट का वेट mg है, एंड g वैल्यू एट अर्थ इज कांस्टेंट इफ वी आर स्टैंडिंग नियर द ग्राउंड, इफ वी आर स्टैंडिंग हियर, ओके. सो बेसिकली हम लोग जानते हैं दैट किसी भी बॉडी का वेट तब ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि g की वैल्यू तब हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी, एंड मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता है. बट वी कैन अप्रोक्सीमेट इट, हम लोग सोच सकते हैं दैट इसका वेट इतना कम होगा, इतना कम होगा, इतना कम होगा, दैट इट विल बी समथिंग लाइक 0.00, इसलिए kg में ऐसा कुछ होगा, इसलिए बट इन पॉइंट इट विल बी समथिंग लाइक, इसीलिए हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज विथ नेग्लिजिबल वेट. अब यहाँ से मैंने लटकाया एक बॉब ऑफ मास m, दिस इज कैपिटल M, और फिर क्या हुआ, सिंस इनिशियली ऊपर टेंशन लगा है, नीचे कैपिटल mg लगा है, मैंने क्या किया दैट इस पे यहाँ पे इतना इनफ फोर्स लगाया, मैंने कुछ फोर्स कैपिटल F लगा दिया कि द बॉब मेक्स लेटर द एंगल ऑफ, इट मेक्स द एंगल ऑफ 45 degree with the initial vertical direction, with the initial vertical axis. अगर मैं कैपिटल F लगा रहा हूँ, so it starts making 45 degree angle with the initial vertical axis, it deviates it an angle of 45 degree. तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैं सपोज, पहली बात तो ये ओरिजिन हमारा है, ओके, इस पॉइंट को मैंने O ले लिया, यहाँ पे A. सो इस पॉइंट की ज़रूरत क्या है, इस पॉइंट में स्पेशल क्या है, इट इज़ गोइंग समथिंग लाइक स्मूथ लाइन, तो है, because if I draw a line from here, it exactly matches to this point where what's the position of the bob. तो since this इसका एंड इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट सेम है, इसको मैं A मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे हमारा B हो सकता है. वेल फाइनली हियर इज द C. कुछ इस तरह से हमारा फिगर बन चुका है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब सिंस हमें देखना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल F, सिंस दिस इज एंटायरली हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो जो भी इसकी वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इन जस्ट हॉरिजॉन्टल, इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट और इवन टुवर्ड्स दैट एक्सिस नहीं मिलेंगे, विल बी गेटिंग ओनली ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल. ओके, सो फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, ओके, व्हाट्स द इंफॉर्मेशन गिवन. तो यहाँ पे ये तो 45 डिग्री है, ओके, दिस इज 45 डिग्री. नाउ व्हाट आई से, अब मैं क्या बोलूँगा कि वर्क डन equals change in kinetic energy. Work done on the system equals change in kinetic energy, a must learned formula really. And I just say कि if you have studied work foreign energy chapter, अगर आपका work foreign energy clear है, then you can surely do the numerical. Otherwise it would be very difficult task for you to understand and do the problem by yourself, okay, by yourself. क्योंकि बेसिकली इसमें एक स्पेशल थ्योरम का यूज होता है नेम्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम लोग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कुछ बुक्स में लिखा होता है. सो दिस इज, इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग वर्क फॉर एंड एनर्जी में हर बुक में
रिमेंबर जो भी बुक आप देखेंगे बेसिकली ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, हर बुक में आई एश्योर कि ये थ्योरम गिवन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन ऑन अ सिस्टम क्लोज्ड एंड isolated equals the change in kinetic energy of the system. ओके, ये बॉडीज के लिए भी वैलिड होता है जहाँ पे सिंगल बॉडी है, लेकिन अगर इट इज टू बॉडी सिस्टम तो ये ईच इंडिविजुअल बॉडी पे नहीं जबकि पूरे एंटायर सिस्टम पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम पे लगा रहे टोटल वर्क डन। अगर इफ आई वांट टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर तो the total work done by each force will be different, इसलिए total work done के लिए सारे forces की work done को add करना पड़ेगा। So this is WT work done by tension, plus में क्या हुआ work done by gravitational pull plus work done by constant force, okay, here's capital F equals change in kinetic energy, this is kinetic energy फाइनल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। बहुत बार हम इसे हाफ एम को एक कॉमन ले सकते हैं, दिस इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ओके, व्हाट वी कैन सी द नेक्स्ट हियर कि टेंशन वी नीड टू कंसंट्रेट, टेंशन की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, टेंशन इज कॉजिंग नो डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इज जस्ट टू बैलेंस इट, टेंशन तो बस इसे बैलेंस कर रहा है लेकिन ये कुछ डिस्प्लेस नहीं कर रहा। टेंशन की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट, वी कैन फील इट कि टेंशन की वजह से कैसे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, यू कैन विजुअलाइज द काइंड ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट इन दैट there's no displacement because of tension। अब work done by a force F होता है, the force multiplied by displacement, टेंशन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। जैसे इनिशियली ऐसे था, अगर मैंने कैपिटल F ना लगाया होता तो टेंशन बस mg को बैलेंस किया होता, नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने F लगाया तो mg तो वर्क कर रहा है, mg की वजह से यहाँ का कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो ये थोड़ा अब भी रेज करेगा, वरना तो ये बस हॉरिजॉन्टल फोर्स F के अंदर एक्ट करने लगेगा एंड इट वुड गो समथिंग लाइक दिस। तो mg वर्क कर रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने ऐसा किया टेंशन अब भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, किसको, यहाँ पे अब टेंशन लगेगा, देन हियर विल बी व्हाट, यहाँ पे कुछ और हमारी वैल्यूज ऑफ वेट की आ जाएंगी। सो बेसिकली टेंशन विल बी नाउ बैलेंसिंग दैट, टेंशन की वजह से ज़ीरो वर्क डन। अब अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मैटर होता है तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, दिस इज अब आ गया WMG। mg क्या वर्क कर रहा है, दैट इज ऑलवेज mgh एंड मोर करेक्टली मैं सही बताऊंगा दैट एक्चुअली इट इज नेवर mgh, इट कैन बी नेवर mgh, जबकि ये होता है mg डेल्टा h। दिस इज mg डेल्टा h, हम लोग इसे mgh नहीं बल्कि mg डेल्टा h लिखते हैं। कभी कभी हम लोग इसे इफ यू विश चाहो तो mg डेल्टा y भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो ग्रेविटेशनल पुल का वर्क डन है, दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पुल का वर्क डन, तो ये तो हाइट के साथ वेरी करेगा एंड हाइट इज जस्ट कमिंग अंडर द y एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, इसीलिए mg डेल्टा y या फिर mg अगेन डेल्टा h भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन जस्ट टेक दैट। सो सपोज कि ये जो इनिशियल हाइट था ये mgh तब हम लोग लिख सकते हैं अगर ये जो इनिशियल हाइट था ये मैंने ज़ीरो माना और मैंने माना कि जब मैंने फोर्स लगाया था ये बॉब ने कुछ h हाइट से रेज कर गया, तो यहाँ पे h ज़ीरो था, अगर h हाइट से रेज किया तो यहाँ पे h हो गया, यहाँ पे हाइट h हो गई, सो अब ये हो गया mgh। तो in that case we just write it mgh, यहाँ पे रहा कैपिटल mgh but negative, here is negative, since mg भी नीचे ही आती है। okay, mg is always down and we also just know it कि height मतलब it is something going up and mg is just down। okay, and plus में work done by force, अब we can do it by formula, ये वाला तो formula से ही होगा,
दिस इज कि वर्क डन बाय एनी फोर्स F is the force F multiplied by the displacement that is caused due to the force F. Due to the force F, we must remember, okay? We shouldn't confuse between कि अगर किसी और फोर्स से भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो in order to bring the work done by the force F. So that's not the correct way. जैसे I'd like to give an example. A equal V, this is equal delta V अपन delta T. इस हम लोग इसे A equals V minus U by T भी बोलते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें acceleration, if we have to calculate some acceleration in a body and suppose कोई भी body पहले constant velocity से जा रही थी फिर accelerate करने लगी, मुझे calculate करना acceleration of the body, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है हम सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन को छोड़ के पूरा टाइम पीरियड ऑफ मोशन डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारा फाइनल जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है दैट इज रॉन्ग. तो वी मस्ट टेक केयर कि टी टाइम पीरियड ऑफ मोशन नहीं बल्कि टाइम पीरियड ऑफ सिर्फ एक्सेलरेशन होता है. यानी जितने टाइम बॉडी एक्सेलरेट किया, जितने टाइम बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसका रेट चेंज मतलब इंक्रीज किया उतना ही टाइम पीरियड डालना है, वरना पूरा टाइम पीरियड ऑफ मोशन नहीं डालना. तो वैसे ही वी हैव टू जस्ट कंसीडर हियर वर्क डन बाय फोर्स F. F की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो F की वजह से वी नीड टू फोकस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. F तो मेरा रहेगा ही. अब यहाँ से यहाँ ये बॉडी B से C तक गया, इट वेंट फ्रॉम B टू C, ओके नो प्रॉब्लम. लेकिन F तो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है. We need to see F मेरा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो इसकी वजह से जस्ट थिंक ओवर इट. F अगर मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसकी वजह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है. ओके दिस इज रेदर कंफ्यूजिंग क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन कॉज हॉरिजॉन्टल acceleration in horizontal direction. Vertical forces can cause acceleration in vertical direction. तो इसीलिए ये इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ उतना ही F ने उतना ही काम किया. ओके यानी अगर हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर दे तो A से C तक, ओके दिस इज समथिंग लाइक A से C तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उतना F का था एंड बाकी mg ने हेल्प किया F को. ओके बिकॉज बेसिकली अगर B से C तक जाए सो दिस इज समथिंग कंबाइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो इसमें F और mj दोनों का आ जाएगा. वी डोंट हैव टू टेक दैट. तो इन ऑर्डर टू गो डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू हियर एंड वर्टिकल वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हो दैट डजंट मैटर बिकॉज F इज हॉरिजॉन्टल. तो ये वाला A पॉइंट हम लोग ले लेंगे, दैट्स वाई A टू C जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो F का था, बाकी हम लोग mg पे छोड़ रहे हैं. एंड ऑल बिकॉज वी कैन ऑल्सो सी हियर कि ये जो H रहेगा दिस H रहेगा जिससे ये ऊपर डिस्प्लेस किया है, ऊपर हाइट से रेस किए, वो तो हम लोगों ने mg को लेट किया था. ओके दैट वाज द वर्क डन बाय द हाइट रेस्ड बाय mg. सो बेसिकली अब हम लोग जो चीज़ mg को दे चुके हैं द राइट फॉर H, अब वो उसी को दूसरी चीज़ से कंबाइन करके F को नहीं देना चाहते. सो ये जो AC होगा, ओके व्हाट विल बी हैविंग एज AC, दैट विल बी आवर F. ओके F का डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स में क्या, इक्वल्स में अब यहाँ पे देखना है कि इनिशियली तो ये बॉब रेस्ट पे है, यानी ये पूरी पेंडुलम रेस्ट पे है. एंड फाइनली क्या होता है, फाइनली व्हाट हैपेंस कि क्वेश्चन में गिवन है, वी कैन रीड इट अगेन, दैट अ मास ऑफ कैपिटल M kg सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग. इसका मतलब पहले बस सस्पेंड किया गया है, ये मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है. The horizontal force is required to displace it until the string making an angle 45 degree with the initial vertical direction is. यानी यहाँ पे question में something hint is given, initially तो rest पे है बल्कि finally भी है, क्योंकि when I apply the horizontal force capital F, ये स्लोली पहले तो स्पीड किया, बाद में इसकी स्पीड स्लो भी हुई, mg ने स्लो डाउन किया. ओके mg ने इससे एनर्जी खींच ली, एनर्जी वाज टेकन आउट फ्रॉम द पेंडुलम बाय mg, और फाइनली
ये तब तक खींचती रही until the bob makes an angle 45 degree with initial vertical axis, और उस टाइम ये स्टॉप हो गया, क्योंकि अगर ये स्टॉप हो गया तब ये 45 डिग्री पे रहेगा, अगर नहीं हुआ होता तो ये और आगे चले जाता। तो इसे 45 पे रोकने के लिए हमें इसे फाइनली रोकना ही होगा। सो फाइनल स्पीड इज 0। यहाँ पे रहा 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और उसमें हाफ इंटू m मल्टीप्लाइड 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 0। यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है दैट f की वैल्यू, यहाँ से f की वैल्यू विल बी यहाँ पे mgh पॉजिटिव रहेगा डिवाइडेड बाय में ac। ओके, एक वैल्यू f की हमें मिल गई। अब बस करना क्या है, इज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। h इज व्हाट, h को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, h तो मेरा a b है, a से b तक का, रिमेंबर a से b तक का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, a एंड b पॉइंट्स जो दो इस पेंडुलम पे मैंने लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ही तो मेरा h है। सो दिस इज mg एंड h को मैं ab कर दूंगा डिवाइडेड बाय में ac। okay, next what we have to do now, again we have to solve it। okay, particularly मैं यहाँ पे solve कर देता हूँ for ab। ab क्या है, ab को मैं ab को मैं क्या करूँगा, OB पूरा एक ले लेते हैं और उसमें से कुछ रिमूव कर देते हैं ताकि सिर्फ AB रिमेनिंग हो। क्या रिमूव कर सकते हैं, OA रिमूव कर सकते हैं। सपोज मेरे पास इतना भाई है, मैंने इसमें से इतना रिमूव कर दिया, OB है तो OA रिमूव कर दिया, क्या बचा, सिर्फ AB बचा। तो AB को मैं OB माइनस OA लिख सकता हूँ। अब OB यानी पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, OB यानी पूरा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L इसे मैंने माना, सो दिस इज L माइनस में OA। अब OA को कैसे लिखे, इन टर्म्स ऑफ L, L के टर्म्स में। तो बेसिकली अगर इतना पूरा L था, अगर इतना पूरा OB L था, अब मैंने जब इस स्ट्रिंग को डेविएट किया एट एन एंगल 45 डिग्री, तब वर्टिकली तो A एंड C सेम पॉइंट पे है, हॉरिजॉन्टली नहीं, लेकिन वर्टिकली A एंड C सेम पॉइंट्स पे है। यानी कि वर्टिकल में अगर हम लोग देखें, एंड वर्टिकल में हमें देखना ही है, हमें OA निकालना है वर्टिकली। ओके, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट द हॉरिजॉन्टल, तो वी हैव टू फाइंड आउट द OA। इसके लिए अगर मैं OB को डेविएट करता हूँ एट एन एंगल 45 डिग्री, आई अगेन रीच टू OA वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली गलत हो जाएगा, बट वर्टिकली बाय डेविएटिंग आई रीच टू OA एज वेल एज OC। इसीलिए इसे हम लोग OB cos 45 डिग्री कर सकते हैं, यानी कि L cos 45 डिग्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा L एज अ कॉमन, ये रहेगा 1 माइनस 1 ओवर रूट 2। ओके, यहाँ पे एक ये वैल्यू मिल गई। आई शुड मेक एश्योर दैट दिस इज L एंड दिस इज 1, ये भी हमारा L है, दिस इज ऑल्सो L। मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ, ऑल्दो आई डोंट हैव हैबिट ऑफ दिस काइंड ऑफ, आई जस्ट मेक ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन in order not to be confused between L and 1। okay, अब जो next होने वाला है, what are we going to do the next? Next we are thinking about AC। AC हमारा क्या है? What is AC? AC is air conditioner, alternating current? No, here AC is not air conditioner or alternating current. Here AC is the separation of points A and C। okay, यहाँ पे जो हमारे दो points हैं in space, because mechanics is how to deal with objects moving in space and time। यानी space में और time में कैसे objects move करते हैं, the study of this is mechanics। okay, अब इसी में बहुत बार, अब जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो space and time में बोलने की ज़रूरत नहीं है, but modern physics is the how do objects move in space time। अब space and time नहीं रहा, अब space time बन गया। okay, तो यहाँ पे अभी स्पेस एंड टाइम देखते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे AC इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। इसको मैं कैसे लिखूँ भाई, इसको मैं किसी तरह से तो लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ L के टर्म्स में, तो मैं कैसे भी लिख ही सकता हूँ। तो व्हाट आई से,
यहाँ पे मैं क्या कहूँगा दैट अगर मैं अगेन OB को अगर मैं एक पूरी लेंथ यानी L यानी OB ले लेता हूँ, इसको डेविएट करता हूँ एट एन एंगल 45 डिग्री, तो ये भी तो OC पे पहुँचेगा। व्हेन आई डेविएट OB एट एन एंगल 45 डिग्री, ये भी तो OC पे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। एंड सिंस A एंड B के इस बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, इसलिए इसको मैं OB cos 45 डिग्री मेरा हो जाएगा, मैं OC पे पहुंच जाऊंगा। एंड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बीइंग द सेम, मैं इसे लिखूंगा कि OA को भी एट दैट एंगल डेविएट करने पे आई रीच टू OC। सो हियर इज AC की वैल्यू क्या, दिस इज OB यानी L cos 45 डिग्री इज L विच इक्वल्स L इंटू में 1/√2। यहाँ से अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे F इक्वल्स mg, अब AB की एंड AC की मुझे वैल्यू पता है, दिस इज AB, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा L इंटू 1 - 1/√2 ओवर L इंटू 1/√2, L and L cancel each other because they are in numerators and denominators respectively. Okay. Next is what? Next is 1 - 1/√2. Now comes the mathematics. Okay. अब 1 - 1/√2 हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 1 माइनस यहाँ पे एक तो बचा √2 इन डिनोमिनेटर, √2 इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन √2 माइनस में √2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय में क्या बचा 1/√2। तो अब क्या होगा, ये भी √2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। डोंट कंसीडर √2 अप एंड डाउन ऑफ दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन, बोथ साइड हो जाएगा। √2 विल बी मल्टीप्लाइड ओनली टू √2 - 1 while 1 will be multiplied with √2. Those are rules of mathematics. We are not just going to get a deep dive in mathematics now. We are studying physics at the moment, as well as some mathematics. Okay. तो √2 into √2 - 1 क्या होगा? This will be 2 माइनस में √2 divided by √2. √2 into √2 is 2 माइनस में √2 into 1 is √2 divided by में √2 into 1 is √2. अब मैं क्या बोलूँगा, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म्स में एक्चुअली लिख सकते हैं. ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉटन, यहाँ पे mg भी मल्टीप्लाइड है, यानी हम लोगों ने एक्चुअल में कोई गलती नहीं की, बस mg को भूल गए. वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाट हैड हेल्प्ड अस देयर, सो वी शुडंट फॉरगेट इट. यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रैशनलाइज इट हियर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथ्स. मैं क्या बोलूँगा, इस चीज़ की, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती है जब तक हम लोग अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन कितने ही बार सेम टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें, दोनों टर्म्स विल कैंसिल ईच अदर एंड द वैल्यू विल बी नॉट चेंज. यानी अगर मैं चाहूँ तो अभी भी अप एंड डाउन √2 एंड √2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एंड इफ आई मल्टीप्लाई √2 एंड √2 अप एंड डाउन तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है. सो आई मल्टीप्लाई √2 2 into √2 2 √2 माइनस √2 into √2 2 बाय, अब यहाँ पे रहा √2 into √2 इज अगेन 2. यहाँ से हम लोग 2 √2 माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे. दिस इज समथिंग लाइक √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 2, द वैल्यूज कैंसिल ईच अदर. यहाँ पे एक और चीज़ था, दैट वाज mg मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1 बाय में 2, और यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिलती है दैट f इज़ व्हाट, f इज़ mg विच वी हैव मैनी टाइम्स फॉरगॉटन बैकवर्ड्स. ओके, इनटू में, यहाँ पे इनटू की ज़रूरत नहीं है, एक ब्रैकेट भी काम चला देगा. दिस इज mg ब्रैकेट √2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. हमारी फाइनल वैल्यू. ऑल्दो द मैथ्स नेवर एंड्स, कोई भी एक्सप्रेशन कभी खत्म नहीं होता. अगर हम लोग चाहें तो इसी को और लंबे, बहुत ही लंबे मतलब मेथड से एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक हम लोग ये भी कर सकते हैं दैट दिस विल बी √2 mg माइनस mg. अब √2 की एकदम वैल्यू निकालो एंड उसे mg से मल्टीप्लाई करो एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट
mg from the term, और उसके बाद हम more correct value will come, और जो exact नहीं आएगा अभी भी mg के terms में ही आएगा, और ऐसा इसलिए है दिस इज वाई क्योंकि हमें कैपिटल M पता है लेकिन कैपिटल M की वैल्यू नहीं पता। अगर क्वेश्चन में अब कैपिटल M की वैल्यू पता होता, सपोज दिया होता 2 kg, तो हम लोग इंस्टेंटली करते 2 इंटू जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg इंटू 9.8 मीटर स्क्वायर, दैट इज 19.6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन में आ जाएगा 19.6। अब मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1, √2 की वैल्यू पुट करो एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, फाइनल वैल्यू वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 19.6 न्यूटन एंड you will be getting the exact value of force, although still will be having with some uncertainty, क्योंकि uncertainty in any measurement is always left, and as Professor Walter Levenser says that any measurement is meaningless without the knowledge of its uncertainty, यानी कोई भी measurement मतलब meaningless हो जाती है जब तक हम लोग uncertainty specify न करें, although in just problems we leave the uncertainty behind, okay, but we shouldn't actually। तो ये फाइनल वैल्यू हमें मिल रही है and hope the problem is solved, and thanks to all viewers again for watching this video, and जय हिंद जय भारत।